हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9th का डीओई की तरफ से जो आपको प्रैक्टिस पेपर 2 मिला है वो करवाऊंगी। ये प्रैक्टिस पेपर हम स्टार्ट कर चुके हैं और उसका सेक्शन ए हमने कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ साथ जो इसका प्रैक्टिस पेपर 1 था ना वो भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो अगर अभी तक आपने वो प्रैक्टिस पेपर नहीं किया है तो लिंक आपके पास नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख लीजिए और प्रैक्टिस पेपर 1 भी अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज हम आने वाले हैं इसके सेक्शन बी पे ना, मतलब आज हमें सेक्शन बी करना है, क्वेश्चन नंबर 21 टू 40। तो चलो देखते हैं वही क्वेश्चन सीधा। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 21, आपके पास लिखा है द पॉइंट विच लाई ऑन वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट इन अ नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। कह रहे वो पॉइंट जो वाई एक्सिस पे लाई करता है। अब देखो जो वाई एक्सिस पे लाई करता है इसका मतलब उस टाइम पे तो एक्स की वैल्यू 0 होगी, है ना। तो इतना तो कंफर्म है कि बी और डी में से कोई एक आंसर है, क्योंकि यहीं पर ही एक्स की वैल्यू 0 है। अब देखा जाए तो वो कह रहे हैं नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, तो इसका मतलब वाई जो है वो नेगेटिव का है, तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा डी। क्लियर। जैसे कि मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 टू 20 में भी बताया था कि आपको डीओई की तरफ से जो ये प्रैक्टिस पेपर मिला है ना, इसकी मार्किंग स्कीम भी मिली है ये रही। तो आप साथ साथ अपने आंसर्स यहाँ से चेक कर सकते हो। तो जैसे अगर हम 21 देखें तो हमारे पास इसका आंसर है डी, तो ये रहा इसका आंसर डी। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके पास, इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। कह रहे जो ये फिगर है इसमें ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। नाम लिख के नहीं दिया है, वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, आपको एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। तो देखो ये जो 60 प्लस एक्स है इनका सम तो 180 होगा, क्यों? क्योंकि ये तो लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू 120 आ गई। उसी तरीके से वाई प्लस 120 भी, इनका सम भी 180 के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि ये भी लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। तो इसका मतलब x की वैल्यू है 120 और y की वैल्यू है 60। इसका आंसर आ जाएगा आपके पास ए। क्लियर। साथ साथ आंसर चेक करते रहेंगे, तो ये रहा इसका आंसर ए। ठीक है, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। वो लाइन की इक्वेशन बताओ जो ओरिजिन से पास हो रही है, मतलब कि यहां से पास हो रही हो। तो जब वो यहां से पास हो रही होगी तो क्या होगा, इस पॉइंट पे एक्स और वाई दोनों ही 0 होते हैं, तो इसका मतलब इक्वेशन सी होगी इसकी, है ना। क्योंकि देखो अगर आप एक्स की जगह 0 रखोगे और वाई की जगह भी 0 रखोगे तो वो 0 के बराबर ही आ रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में रख दो एक्स की जगह 0 और वाई की जगह 0, तो 0 इज इक्वल टू 1 तो नहीं हो सकता ना, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा सी। क्लियर। चेक कर लेते हैं एक बार 23 का, ये रहा आपके पास सी। ठीक है, चलिए 24 पे आ जाते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, in the given figure side BC of triangle ABC has been produced to a point D if angle A is 3y, angle B is x, ACB is 5y and CBD is 7y, then the value of x is। देखो आपको यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, उसकी एक साइड आपने आगे प्रोड्यूस कर दिया और कुछ एंगल्स बन रहे हैं। तो x की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे? सबसे पहली बात तो देखो 5y प्लस का 7y जो है ना वो 180 के बराबर होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा 12y इज इक्वल्स टू में 180, तो यहाँ पर y आ जाएगा आपके पास 180 अपॉन में 12। तो मैं आपको डायरेक्ट ही डिवाइड करके बता रही हूँ, ठीक है। डिवाइड तो आप इजिली कर ही पाओगे। तो 180 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। y तो 15 आ गया, मेरे को तो x की वैल्यू निकालनी है ना यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर y है तो मैं y की जगह 15 रख देती हूँ, तो ये वाला एंगल 45 डिग्री आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर y है तो इसकी जगह मैं 15 रख देती हूँ। ठीक है, तो 5 5 जो 25 और एक 75 आ जाएगा। अब आपको पता है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम तो 180 होता है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ 45 और 75 को अगर मैं प्लस करूंगी तो यहाँ पर आ जाएगा 8 प्लस 4 12। तो 180 तीनों का होता है और दो एंगल्स का सम है 120, तो इसका मतलब तीसरा एंगल होगा मेरा 60 डिग्री का। क्लियर। तो एमसीक्यू क्वेश्चन है तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब रीजन लिखने की भी जरूरत नहीं है, मेन है आंसर सही आना चाहिए। तो अगर हम देखें 24 का हमारे पास ए है, बिल्कुल 24 का ए ही है। ठीक है, चलिए 25 पे आ जाते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x। आपको इसकी वैल्यू बतानी है। देखो ये तीनों एंगल ही एक लाइन पे बन रहे हैं, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो तीनों एंगल है इनका सम तो कितना होगा 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल बनता है उनका यही होता है, इजिकल टू में 180। ठीक है, तो 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10 हो जाएगा। तो x आपके पास कितना आ गया 18 डिग्री, पर आपको 4x की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करो x की जगह पर 18 रख दो, तो 4 8 जा 32 और एक 7 72 डिग्री इसका आंसर। क्लियर। चेक कर लें 25 का ए है, बिल्कुल 25 का ए ही है। ठीक है, चलिए 26 पे आ गए।
यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन कट द वाई एक्सिस। आपको एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, कह रहे कट द वाई एक्सिस। जब ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर तो फिर x की वैल्यू 0 होगी, तभी तो वो वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो मैंने x की जगह 0 रख दिया। तो 2y इज इक्वल टू 2, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ गई है। तो इसका मतलब x 0 और y 1 है। कहाँ पर है x 0 और y 1, ये रहा। तो इसका आंसर आ जाएगा C। क्लियर? चेक कर लें एक बार, 26 तो आपके पास C ही है। ठीक है, चलिए 27 पे आ जाते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कह रहे हैं जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं ये, इनका जो मेजर होता है ये कितनी डिग्री का होता है, तो ये 90 डिग्री का होता है। ये तो आसान सा था, तो यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, बी है 27 का, ये रहा 27 का बी। ठीक है, चलिए 28 पे आ जाते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 8, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो एक ट्राइंगल का एरिया आपको निकालना है और बेस और हाइट दे रखा है। फॉर्मूला पता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस की जगह 12 लिख दिया, हाइट की जगह 8 लिख दिया। इसको इससे कट किया 6, 6 8 जा 48। तो इसका आंसर ए आ गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? चेक करें एक बार, 28 का ए है क्या, बिल्कुल ए ही है। ठीक है, चलिए 29 देखते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, द इक्वेशन सॉरी y इज इक्वल टू 5 इन 2 वेरिएबल। कह रहा है कि इक्वेशन है y इज इक्वल टू 5, इसको 2 वेरिएबल की फॉर्म में लिख दो। तो ठीक है, x तो है नहीं, तो उसको 0 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, y को 1y लिख देते हैं, या फिर खाली y भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू में 5। तो देखो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 0 ही आएगा, तो घूम फिर के इक्वेशन वही आनी चाहिए, y इज इक्वल टू 5, जो कि आ रही है। तो अगर आप देखो तो आपके पास कौन सा ऑप्शन है, ये डी वाला है, जहां पर x 0 और y 1 है, इसके कोफिशिएंट। ठीक है ना, चेक कर लेते हैं। 29 का आपके पास डी है, बिल्कुल डी ही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आ गए। यहां आपसे क्या कह रहे हैं, इन द गिवन फिगर m पैरेलल टू m देन द वैल्यू ऑफ y। ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो आपको y की वैल्यू बतानी है। देखो जब m और n पैरेलल है तो ये वाला एंगल तो 60 डिग्री होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, अब ये एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों जो है मेरे इंटीरियर एंगल है। एक प्रॉपर्टी होती है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। होती है नहीं होती? तो बस वही लिख देते हैं, 60 इज इक्वल टू में y प्लस का 25। ठीक है, तो 60 माइनस 25 इज इक्वल टू में y आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 5 में 35, तो इसका आंसर बी आ जाएगा। क्लियर? चेक कर लेते हैं एक बार, 30 का बी है हमारे पास, बिल्कुल बी है। ठीक है, चलिए 31 पे आ जाते हैं। द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर द पर्पस इज कॉल्ड। वो इंफॉर्मेशन जो किसी पर्पस के लिए कलेक्ट की जाए उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम डेटा। चैप्टर नंबर 14 का क्वेश्चन है ये आपके पास, है ना। तो इसका आंसर आ गया डी। कौन सा क्वेश्चन था ये, 31 था। चेक करते हैं आंसर, 31 का है डी। ठीक है, चलिए 32 पे आ जाते हैं। यहाँ आपसे कह रहे हैं, इफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल टू अपोजिट साइड आर इक्वल देन द ट्राइंगल इज सॉरी। देखो आपसे क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल है, उसमें आपने क्या किया, एल्टीट्यूड डाले दो वर्टिसेस से। तो जैसे एक इससे डाल दिया, एक एल्टीट्यूड 90 डिग्री का, एक इससे डाल दिया। ठीक है, टू द अपोजिट साइड जो है, जो ये अपोजिट साइड्स है ये इक्वल है। तो बताओ जो ट्राइंगल होगा वो क्या होगा, तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, क्योंकि लिखा है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो ये एल्टीट्यूड डाला है ना, ये इक्वल है, तो इसका मतलब वो ट्राइंगल क्या बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे आ गए। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू 5 इज अ लाइन। x इज इक्वल टू 5, अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं, मान लेते हैं यहाँ 5 है, तो यहीं पर ही आएगा, यही होगा इसका ग्राफ। तो आप देख लो ये तो पैरेलल टू वाई एक्सिस बन रहा है ना, तो इसका मतलब इसका आंसर बी हो जाएगा। पैरेलल टू वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, और ओरिजिन से ये 5 यूनिट की दूरी पे ही तो है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 33 का आंसर बी है। 32 का भी हमने चेक नहीं किया था, 32 का भी बी है, 33 का भी बी है, हमारे दोनों के ही बी है, तो यहाँ पर भी दोनों के ही बी है। ठीक है, चलिए 34 पे आ जाते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स साइड इज आर इन द रेशियो 3:4:5, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। आपको एक ट्राइंगल का एरिया दे रखा है और उसकी साइड्स जो है वो रेशियो में दे रखी है, और पेरीमीटर आपसे पूछ रहा है। तो देखो अगर आप देखो तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो जब रेशियो में होता है तो हम x मानते हैं, तो 3x प्लस का 4x प्लस का 5x अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 12x अपॉन में 2, 3 + 4 7 + 5 12, तो s आ गया 6x। अगर मैं अब एरिया की बात करूं तो अगर मैं अपना फॉर्मूला यहाँ पर लगाऊं तो 6x ब्रैकेट में आ जाएगा 6x माइनस का 3x, फिर आ जाएगा 6x माइनस का 4x, फिर आ जाएगा 6x माइनस का 5x। ठीक है ना। एरिया मुझे गिवन है 150 लिख दिया मैंने यहाँ। 6x इंटू में 3x इंटू में 2x इंटू में 1x, रूट ऐसी है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 150 इज इक्वल टू, अगर रूट में देखूं तो यहाँ आ जाएगा 6x² इंटू में 6x²। मैंने इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो एक 6x² बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब 150 अपॉन में 6 इज इक्वल टू में x² आ जाएगा। अब क्या करो, या तो आप डायरेक्ट 150 को 6 से डिवाइड कर दो जो कि 25 आएगा, या फिर छोटी टेबल से भी कट कर सकते हो। तो x² इज इक्वल टू 25, x आ गया 5। आपको क्या निकालना था, आपको पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर है 6x, तो पेरीमीटर होगा आपके पास 12x, डबल ही तो होता है उसका। तो 12 इंटू में 5 तो कितना आ जाएगा 60। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा डी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे आ गए। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, इफ ट्राइंगल पी क्यू आर जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ई एफ डी के, देन एंगल ई इज इक्वल टू। ठीक है, तो पहले ट्राइंगल बना लेते हैं हम अपना। एक मैंने यहाँ पी क्यू आर बना दिया और यहाँ पर देखो बिल्कुल जैसे नाम लिखा है ना वैसे ही बनाइएगा। यहाँ पर ई बनाया, यहाँ पर एफ बनाया, यहाँ डी बनाया। आपसे कह रहा है जो एंगल ई है ये बताओ किसके इक्वल होगा, तो ये एंगल पी के इक्वल होगा। ठीक है ना, क्योंकि ई पी के इक्वल है, क्यू जो है वो एफ के इक्वल है, आर जो है वो डी के इक्वल है। ठीक है, अब एक बार चेक कर लो। 35 का आंसर है हमारे पास ए और 34 का है डी। 34 का डी तो ठीक है और 35 का ए भी ठीक है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। यहाँ क्या कह रहे हैं, डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, देन ट्राइंगल डी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू। देखो आपको यहाँ पर एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, इसके कुछ मिड पॉइंट्स दे रखे हैं आपको। तो बी सी का मिड पॉइंट है आपके पास डी, सी ए का मिड पॉइंट है आपके पास ई, ए बी का मिड पॉइंट है आपके पास एफ। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आपसे क्या कह रहा है कि ये मिड पॉइंट्स है। अब देखो जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी अकॉर्डिंग टू थ्योरम, ठीक है, तो यहाँ पर ये इक्वल और हाफ होगी इसके। उसी तरीके से इन दोनों के साथ भी यही रूल होगा और उसी तरीके से इन दोनों के साथ भी यही रूल होगा। इसका मतलब जो ये ट्राइंगल है ना डीईएफ, ये इस ट्राइंगल के भी कॉन्ग्रुएंट होगा, इस ट्राइंगल के भी कॉन्ग्रुएंट होगा और इस ट्राइंगल के भी कॉन्ग्रुएंट होगा। तीनों ही ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, कि वो तीनों ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, आपको कुछ प्रूव नहीं करना और ना ही आपको कुछ लिख के दिखाना। क्यों? क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर हम इसका आंसर देखें 36 का डी है हमारे पास, ये रहा 36 का डी ही है। उन्होंने देखो वही चीज आपको यहाँ सॉल्व करके दिखा रखी है कि वो उसका हाफ होगा, वो उसका हाफ होगा तो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला जो है इसके इसके इक्वल हो जाएगा, ऐसे ये वाला जो है वो इसके इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला जो है इसके इसके इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, बीच वाला ट्राइंगल जो है वो तीनों ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होगा। क्लियर। चलिए आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपने 37 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 मीटर, द एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपसे एरिया पूछ रहा है, पेरीमीटर दे रखा है। देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है। जब इसका पेरीमीटर 60 है, इसके एरिया का फॉर्मूला होता है एक √3/4 और इंटू में होता है साइड का स्क्वायर। पेरीमीटर 60 है तो इसकी तीनों साइड 20 20 20 होंगी, तभी तो 60 है। तो √3/4 इंटू में 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा √3/4 इंटू में 20 कट कर दो इसको, इससे कट किया 5 आ जाएगा। तो 100√3 मेरा आंसर आ गया। इसका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, क्रॉस चेक करते हैं। 37 का डी आ रहा है। ठीक है, चलिए 38 पे आ गए। द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल हुज एरिया इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 5 सेंटीमीटर। देखो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका एरिया आपको दिया पर उसका बेस नहीं दिया, और जो उसकी इक्वल साइड्स है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती है, वो भी आपको दे रखी है। तो मैंने पता है क्या किया, जो बेस है ना उसे एक्स मान लिया। तो एस जब मैं निकालूंगी वो होगा मेरा a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो इसका मतलब 5 प्लस 5 प्लस एक्स अपॉन में 2, इसका मतलब 10 प्लस एक्स अपॉन में 2। तो मैं ये कह सकती हूँ कि 5 प्लस एक्स अपॉन में 2। मैंने इस 2 को दोनों के नीचे कर दिया, 10 के नीचे भी और x के नीचे भी। ठीक है, तो s आ गया। अब मैं अगर अपने एरिया की बात करूं तो वो हो जाएगा मेरे पास 5 प्लस एक्स अपॉन 2 s, ब्रैकेट में होता है s माइनस ए, तो 5 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस ए,
फिर होता है s माइनस बी, 5 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस बी, फिर होता है s माइनस सी। तो s है मेरे पास 5 प्लस एक्स अपॉन 2 और c है मेरे पास x। यहां तक क्लियर? ठीक है, एरिया मुझे क्वेश्चन में गिवन है 12 है, तो मैंने इसको 12 ही लिख दिया है, यहाँ पर रूट लगा दिया। अब देखो ये इससे कट हो गया है, ये इससे कट हो गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 5 प्लस एक्स अपॉन 2, यहाँ आ जाएगा x अपॉन 2 और यहाँ आ जाएगा x अपॉन 2। ठीक है ना यहाँ तक? अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो बेस सेम कर लेते हैं, तो वो आ जाएगा 5। देखो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 2x, तो उसको माइनस x लिख लूं मैं डायरेक्ट। स्क्वायरिंग बोथ साइड की, तो ये 144 हो गया और यहाँ से मैंने क्या किया, रूट को हटा दिया। तो 5 प्लस एक्स अपॉन 2 और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ आ जाएगा 5 माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, इसमें तो एक आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी और a माइनस बी वाली, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा ये तो, और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 4। अब ये देखो इक्वेशन थोड़ी सी लेंदी हो गई है, अब इसको हम यहाँ कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, वहां सॉल्व नहीं हो पाएगा ये। 25 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर अपॉन 4। अब मैंने बताया क्या किया, यहाँ लेट कर लिया एक्स स्क्वायर अपॉन 4 को y मान लिया ताकि थोड़ी छोटी इक्वेशन हो जाए। तो ये हो जाएगा 25 माइनस वाई ब्रैकेट में y। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो आ जाएगा 25y माइनस वाई स्क्वायर। तो आप देख रहे हो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरी यहाँ पर बन गई है। मैं सबको एक ही साइड ले आई, वाई स्क्वायर को भी इधर ले आई, प्लस का हो गया, 25y को इधर लाई तो माइनस का हो गया, ये 144 पहले से इधर था। मिडल टर्म स्प्लिट लगाते हैं, 25 को इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि प्लस माइनस करके 25 आए और मल्टीप्लाई करके 144 आए। तो अगर मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन देखूं तो ये 2 की टेबल पे 72 पे जाता है, देन 2 की टेबल में 3 जा 6 36, 2 18 जा 2 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा। ठीक है, अभी देखते हैं कौन से दो नंबर लें, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 और 9 ले लें क्या? हाँ बिल्कुल, 25 बनना है 16 और 9, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 16y और माइनस का 9y प्लस का 144 इजिकल टू 0। इन दोनों का एक पेयर, इन दोनों का एक पेयर, तो y कितना आ जाएगा, y माइनस 16 और यहाँ 9, y माइनस 16 कॉमन ले लिया मैंने 9। ठीक है ना, तो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, y माइनस 9 इजिकल टू 0 और y माइनस 16 इजिकल टू 0। y मेरे पास 9 और 16 आ गई है, दो वैल्यू। ठीक है, मुझे क्वेश्चन में क्या बताना था यहाँ पर, क्वेश्चन कहाँ गया आपका, क्वेश्चन ये रहा। अच्छा आपने x माना था ना, तो चलो यहाँ पर रखते हैं फिर। तो मैंने y माना किसको था, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 को माना था। ठीक है, तो एक बार मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर y की जगह 9 रख दिया है और एक बार मैंने क्या किया, y की जगह 16 रख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू 6 आ गई। एक बार एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो x की वैल्यू 8 आ गई। अब देख लो कौन सी वैल्यू है, 6 है या 8 है। तो क्वेश्चन में 6 ही गिवन है, 8 गिवन नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर 6 होगा। ठीक है, फिर भी एक बार हम क्रॉस चेक करते हैं, 38 का आंसर आपके पास क्या है, ए ही है। ठीक है, इन्होंने भी पूरा सॉल्व करके दिखा रखा है आपको, कुछ कहीं कहीं पर स्टेप्स कम कर रखे हैं तो हमने वो पूरा सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए 39 पे आ जाते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x इज अ स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू x बना लो, सॉरी y इज इक्वल टू 7 है, तो यहाँ पर 7 मान लो, ऐसा कुछ ग्राफ बनने वाला है। ये तो पैरेलल टू x एक्सिस हो गया ना, तो पैरेलल टू x एक्सिस का ऑप्शन है मेरे पास सी वाला, तो इसका मतलब इसका आंसर सी है। देख लेते हैं इसका आंसर, देख लेते हैं, तो ये रहा इसका आंसर सी। ठीक है, चलिए 40 पे आ जाते हैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन यूनिट ऑफ पॉइंट -7 और 2 फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है। देखो -7 और 2 मैंने माना कि यहां पर कहीं है, तो y एक्सिस से ये कितनी दूरी पे होगा, तो y एक्सिस से देखा जाए तो ये 7 यूनिट की दूरी पे है, तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 7। डिस्टेंस पूछ रहा है तो माइनस में तो नहीं होगा, तो आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेते हैं, 40 था ना बी, क्लियर। तो इसी के साथ हमारा जो सेक्शन बी है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब जो हमारा सेक्शन सी है ना, ये केस स्टडी वाला सेक्शन है, तो ये सेक्शन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में समझ लेंगे। फिर हमारा जो प्रैक्टिस पेपर 2 है, ये जो आपको डीओई की तरफ से मिला, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।